हेलो एवरीवन। बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि वैसी कंपनी जो इक्विटी डाइल्यूट नहीं करती हैं, अगर उनका आरओई उनके रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा है, वहीं पे पे आउट रेशियो 25% से ज्यादा है, डेट बाय इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5 है, इसका मतलब है कि जनरली ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनी होती है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? डाइल्यूट इक्विटी का क्या मतलब होता है? पे आउट रेशियो क्या इंडिकेट करता है? आपने बहुत बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दो तरह की ईपीएस को देखा होगा, एक बेसिक ईपीएस, दूसरा डाइल्यूट ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूट ईपीएस का क्या मतलब होता है? ईपीएस जानना क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट्स, इसके लिमिटेशंस, कैश फ्लो, डिविडेंड यील्ड, इन सब चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। अगर बात करें डिविडेंड की, तो कंपनी जब प्रॉफिट जनरेट करती है, जब वो अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है, तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर को देती है। अपनी सक्सेस को शेयर करने के लिए वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट का पार्ट यानी डिविडेंड पे करे। बहुत सारी कंपनियां इस प्रॉफिट्स को फिर से अपने कंपनी में री इन्वेस्ट करती है, ताकि वो अच्छा ग्रोथ कर सके अपनी कंपनी में और भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं, अगर उन पे कोई डेट है तो वो सबसे पहले उस डेट को खत्म करने के लिए अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करती है और अपनी कंपनी को एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाती है। तो ये हो गया आपका डिविडेंड। अब समझते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टर को ये बताता है कि इन्वेस्टर अपने हर एक स्टॉक पे कितना इनकम जनरेट कर पा रहा है रिलेटिव टू मार्केट प्राइस। बसंत महेश्वरी जी कहते हैं जब बेयर मार्केट होता है तो उस समय पे स्टॉक के जो प्राइसेस होते हैं वो लगातार गिरते रहते हैं। उस समय पे कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि मार्केट प्राइस इतना ज्यादा गिरता है कि वो हेजिटेट करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उस समय पे ऐसी कंपनियां जो डिविडेंड पे करती है, ऐसी कंपनियां इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव होती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स रेगुलर इनकम के लिए, ताकि वो मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट कर पाए, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनियां डिविडेंड पे करती है। तो जब बेयर मार्केट होता है उस समय पे डिविडेंड देने वाली कंपनियां बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। अब बात करें कि डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता है, तो वो निकलता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। अब अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो अपने इन्वेस्टर को 2 रुपए डिविडेंड पे कर रही है, वहीं पे उस समय का जो मार्केट प्राइस है वो 40 रुपए है। यहाँ पे अगर डिविडेंड इन परसेंटेज निकाले तो वो हो जाएगा 2/40 × 100 यानी 5%। यानी इन्वेस्टर अपने हर एक शेयर पे 5% डिविडेंड जनरेट कर पा रहा है रिलेटिव टू मार्केट प्राइस। मान लीजिए कि दो कंपनी है, अगर आपको दो कंपनी में ये देखना है कि कौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है ताकि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें, तो आप डिविडेंड यील्ड निकाल करके और उसके बाद डिफरेंस देख सकते हैं। बसंत महेश्वरी जी साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो परचेज प्राइस को देख करके डिविडेंड निकालते हैं, यानी डिविडेंड वो परचेज प्राइस से निकालते हैं। इसलिए हर एक इन्वेस्टर्स को डिविडेंड यील्ड निकालना आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर है, वो परचेज प्राइस के थ्रू डिविडेंड यील्ड निकालता है, यानी मान लीजिए कि कोई कंपनी 2 रुपए डिविडेंड पे कर रही है और उस समय जो वो स्टॉक को खरीदता है, उस समय जो उसका प्राइस है वो है 50 रुपए। अगर यहाँ पे डिविडेंड यील्ड निकाले तो वो हो जाएगा 2/50 × 100 यानी 4%। लेकिन मान लीजिए, अब हम जनरली देखते हैं कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होता है और मार्केट प्राइस घट जाता है। मान लीजिए कि मार्केट प्राइस घट के 40 रुपए हो गए। अगर यहाँ पे हम फिर से डिविडेंड निकालें, चूंकि डिविडेंड 2 रुपए ही होगा, क्योंकि कंपनी अपना जो भी डिविडेंड पे करती है वो हमेशा, अगर पहले डिविडेंड 2 रुपए था तो आज भी 2 रुपए है। अगर हम यहाँ पे डिविडेंड यील्ड निकालें तो वो हो जाएगा 2/40 × 100 यानी कि 5%। यानी जो डिविडेंड यील्ड है वो तो बढ़ गया। तो वैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो परचेज प्राइस को देखते हैं, उनके लिए ये डिविडेंड यील्ड को देख करके और परचेज प्राइस से डिविडेंड निकालना उन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लोग उसमें मतलब जुड़े रहते हैं और उन्हें अच्छा फील होते रहता है। लेकिन देखने वाली बात होती है कि यहाँ पे जो डिविडेंड पड़ा है वह मार्केट प्राइस घट गया, यानी जो मार्केट प्राइस एक स्टॉक का पहले 50 रुपए था, आज वो 40 रुपए हो चुका है।
तो ये सारी चीज़ें डिविडेंड यील्ड में देखने वाली होती है। अब अगर बात करें कि डिविडेंड देने वाली कंपनियों में जनरली किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, किनके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो वैसे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, वैसे इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो रेगुलरली कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकें। या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जो अगर नए हैं मार्केट में, तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियाँ जो डिविडेंड पे करती हैं, वो अच्छे ग्रोथ देने वाली कंपनी होती हैं, यानी वो अच्छे प्रॉफिट्स बना देती हैं, या लार्ज कैप वाली या ब्लू चिप वाली कंपनी होती हैं। यानी जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ये कंपनी एक तो रेगुलर इनकम जनरेट करके देती है, और दूसरा ये सेफ और लेस रिस्की भी होता है। लेकिन सिर्फ कंपनी में डिविडेंड देख करके सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। जैसे अगर बात करें कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है उस कंपनी का, पेमेंट हिस्ट्री क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है उस कंपनी का। अब आगे हम डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में डिटेल में जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो देखना क्यों ज़रूरी है, किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जो कंपनी डिविडेंड दे रही है। पे आउट रेशियो ये बताता है कि अगर कोई कंपनी है जो डिविडेंड पे कर रही है, तो अपने अर्निंग का कितना पोर्शन अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पे कर रही है। मान लीजिए किसी कंपनी का अगर पे आउट रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने अर्निंग का ज्यादा पोर्शन डिविडेंड के रूप में पे कर रही है। लेकिन अगर किसी कंपनी का अगर पे आउट रेशियो कम है, इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने जो भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसको अपने कंपनी में री इन्वेस्ट करिए ताकि और ग्रोथ कर सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपनी पे कोई डेट है जिसे खत्म करने के लिए वो अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए डेट के लेवल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी उतना ज्यादा प्रॉफिट ही ना बना रही हो कि वो डिविडेंड पे कर पाए अपने शेयर होल्डर को। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, अगर उसका जो पे आउट रेशियो है वो स्टेबल है, यानी वो काफी टाइम से उसके पे आउट रेशियो स्टेबल है, इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को लगातार डिविडेंड पे कर रही है। इससे हम ये भी जान सकते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी डिविडेंड पे करेगी या नहीं करेगी। जो पे आउट रेशियो होता है वो डिविडेंड को समझने में हमारी हेल्प करता है, साथ साथ ये कैश फ्लो को भी समझने में मदद करता है। पे आउट रेशियो आरओई को समझने में भी हमारी मदद करता है। तो पे आउट रेशियो एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो आरओई, कैश फ्लो और डिविडेंड इन तीनों चीजों को समझने में मदद करता है। इसलिए पे आउट रेशियो को हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अब समझते हैं ईपीएस को। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी अपने हर शेयर पे कितना अर्न कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, उसको ईपीएस कहते हैं। जनरली जो ईपीएस निकलता है, तो वो निकलता है सबसे पहले हम जो भी कंपनी है, वो जितने भी प्रॉफिट्स बना रही है, उसमें से टैक्स को हटा देते हैं। यानी कंपनी पहले टैक्स को भरती है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसे हम लेते हैं ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए कि 1 मिलियन कंपनी के पास प्रॉफिट्स हुए हैं, तो उसे हम ले लिए। उसके बाद हम उसमें से रिकरिंग इनकम को घटाते हैं। अब रिकरिंग इनकम या एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि वैसे इनकम या एक्सपेंसेस जो लगातार नहीं होंगी, यानी वो वन टाइम है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने कोई एसेट्स खरीदे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने किसी लीगल एग्रीमेंट में या किसी लीगल जजमेंट में कुछ पैसे खर्च किए, तो वो हो गया रिकरिंग इनकम, तो उसे उसमें से निकाल लेते हैं। उसके बाद से अगर बेसिक ईपीएस की बात करें, तो उसमें ये जो नेट इनकम आता है उसको डिवाइड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो जो निकलता है वो होता है बेसिक ईपीएस। लेकिन मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसके पास ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिसकी वजह से वो नए शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। तो उसको जो बेसिक ईपीएस होता है उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। तो जब डाइल्यूट ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है, उसमें इन सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है। यानी फ्यूचर में कंपनी के पास ऐसे कौन कौन से सिक्योरिटीज हैं, जैसे कन्वर्टेबल्स बॉन्ड्स हैं, स्टॉक वारंट्स हैं, जिससे जो भी बॉन्ड होल्डर हैं वो कन्वर्ट करके नए शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, और उनका वेटेज एवरेज शेयर्स निकाला जाता है। और जो वेटेज एवरेज शेयर्स निकलता है उसे हम डिवाइड करते हैं, यानी नेट इनकम डिवाइडेड बाय वेटेज एवरेज शेयर्स। तो जो ईपीएस निकलता है वो होता है डाइल्यूटेड ईपीएस।
अब अगर समझने की कोशिश करें कि ईपीएस के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं, तो अगर किसी कंपनी का ईपीएस हाई है, इसका मतलब है वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रही है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर पाएगी। या फिर मान लीजिए कोई कंपनी का जो ईपीएस है वो स्टेबल है, इसका मतलब है वो कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगर बात करें लिमिटेशंस की, तो जो ईपीएस होता है वो कैश फ्लो या इन्फ्लेशन को कवर नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें क्लियर पिक्चर्स नहीं समझ आता है। अगर वहीं पे हम जो डाइल्यूट ईपीएस होता है, उसमें ऐसा मान लेते हैं कि कंपनी जितने भी सिक्योरिटीज हैं, उनको डाइल्यूट कर देगी और नए शेयर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी, जबकि इसका कोई क्लियर पिक्चर नहीं होता है। वहीं पे किसी कंपनी पे हाई डेट है, इसका मतलब है उस कंपनी का जो ईपीएस है वो लो होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो खराब है। यानी अगर ईपीएस में देखें तो ईपीएस की बहुत सारे लिमिटेशंस भी होते हैं, तो सिर्फ हम ईपीएस को देख करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ईपीएस एक अच्छा मैट्रिक है फाइनेंस को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है अपने हर शेयर्स पे। लेकिन सिर्फ एक सिंगल मैट्रिक्स नहीं है, इसके अलावा हमें और भी चीज़ों को समझना पड़ता है। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो का मतलब होता है कंपनी के पास जितने भी कैश है अपने सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद उसे हम कैश फ्लो कहते हैं। ये कैश फ्लो होता है वो कंपनी अपने कंपनी में री इन्वेस्ट करती है या फिर अपने डेट को खत्म करती है या फिर किसी अदर चीज में खर्च कर सकती है। बसंत महेश्वरी जी ने में एक चीज बताया था जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी कि वैसी कंपनी जो अपनी डाइल्यूट इक्विटी नहीं करती है, यानी जो नए शेयर्स इशू नहीं करती है अपने फंड को रेज करने के लिए, वो किसी और तरीके से फंड को रेज करती है। जैसे वो हो सकता है लोन के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, मतलब किसी और तरीके से वो फंड रेज करती है अपनी कंपनी के लिए, ना कि नए शेयर्स इशू करके। तो वैसी कंपनी का अगर आरओई ज़्यादा है रेवेन्यू ग्रोथ से, उसका जो पे आउट रेशियो है वो 25% से ज़्यादा है, डेट बाय इक्विटी रेशियो 0.5 से लेस है, यानी वो कंपनी जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनी है। इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है। किसी कंपनी का आरओई ज्यादा है रेवेन्यू ग्रोथ के कंपेयर में, इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। वहीं पे अगर देखा जाए कि पे आउट रेशियो 25% से ज्यादा है, यानी वो कंपनी अपने जो भी शेयर्स होल्डर हैं उनको अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, एक सिग्निफिकेंट डिविडेंड पे कर रही है। जो तीसरा देखिए, अगर डिविडेंड पे कर रही है, इसका मतलब उस कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो है, तभी वो डिविडेंड पे कर पा रही है। तीसरा देखिए, डेट बाय इक्विटी है वो लेस देन 0.5 है। इसका मतलब है जो कंपनी है उसके पास इक्विटी के कंपेयर में डेट बहुत कम है। तो ये तीन क्वालिटीज अगर किसी कंपनी के पास है, वैसी कंपनी के पास जो डाइल्यूट इक्विटी नहीं कर रही है, यानी जो नए शेयर्स को इश्यू नहीं कर पा रही है मार्केट में, तो इनके पास पॉजिटिव कैश फ्लोज होते हैं। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए।